सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। अपने इन क्लासेस में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ फैक्चुअल बातें करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा था, ज्ञान क्या होता है, उसके प्रकृति वगैरह, स्रोत वगैरह के बारे में पढ़ा था हमने। ज्ञान से रिलेटेड कुछ तथ्य होते हैं जैसे सूचना, जानना, विश्वास, सत्य, तर्क, विश्लेषण। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। देखो आते ही शॉर्ट में ही है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग भी आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4-5 चीजें आपसे पूछ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ शॉर्ट में ही रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से पेपर में आ जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, ज्ञान से जुड़े हुए अलग अलग कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों की बात हम करेंगे जैसे विश्वास, सत्य वगैरह। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है। देखो 1 2 3 4, 4 के बारे में पूछ लिया। यहाँ पर भी आपसे 4 के बारे में पूछा है, कोई भी 4 पूछ सकता है पेपर वाला। ये लॉन्ग में आया है। विश्वास और सत्य से आप क्या समझते हैं, ये शॉर्ट में आया होगा। तर्क व विश्लेषण में अंतर बताइए, ये शॉर्ट में आया हुआ। तो मीनिंग पूछे आपसे, अंतर पूछे, वही चीजें आप लिख देना, थोड़ा सा कंपेयर कर देना उन दोनों को। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पेपर में आ रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी इस टॉपिक को पूछ रही है। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स की बात कर रहे हैं, पेड नोट्स चाहिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहीं पर आपको नोट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो ज्ञान से जुड़े हुए कुछ तथ्य होते हैं। ये सूचना होता है एक इन्फॉर्मेशन, जानना होता है जिसे हम नोइंग कहते हैं, विश्वास होता है बिलीफ, सत्य होता है ट्रूथ, तर्क होता है रीजनिंग, विश्लेषण होता है एनालिसिस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन मैं करता हूँ, अच्छे से आप इन्हें समझते हुए चलना। देखो सामान्य भाषा में मैंने आपको ज्ञान बता दिया था। ज्ञान क्या होता है, अलग अलग जगह से हम जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं, उनका अपने मस्तिष्क में एक निचोड़ निकालते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, चिंतन मनन करके उनका एक मीनिंग निकालते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान एक बहुत ही व्यापक प्रत्यय है। आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या सिंपल किसी एक परिभाषा में हम उसे नहीं बता सकते। फिर भी हम ये कह सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी तथ्य हो, उसका कोई भी वस्तु हो, उसका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूप को अगर हम जान रहे हैं तो हम कह सकते हैं हमें उस वस्तु का ज्ञान है। तो ज्ञान से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा सूचना है। अब देखो सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। अलग अलग कोई भी क्रिया हो सकती है, हमारे आसपास कई चीजें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, व्यक्ति होते हैं, वस्तु होती है। तो कोई भी वस्तु हो, क्रिया हो या व्यक्ति हो, उससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी हमें मिलती रहती है। तो वो जो जानकारी हमें मिलती है, उस जानकारी को ही हम सूचना कह देते हैं। सूचना को ही हम सांख्यिकी की भाषा में आंकड़े भी कह देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, उसकी हाइट इतनी है, मोटा इतना है, उसका वजन इतना है, भाषा उसकी इस क्वालिटी की है, वो सब क्या आंकड़े ही तो हैं। तो सूचनाओं को हम आंकड़े भी कह देते हैं, गणित की भाषा में या सांख्यिकी की भाषा में। तो सूचना क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तथ्य, क्रिया, घटना से जुड़ी हुई जानकारी होती है, जिस जानकारी को पता करके हम उस घटना का ज्ञान कर सकते हैं। हम अलग अलग जगह से अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते रहते हैं। फिर उस सब इंफॉर्मेशन पर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो सूचना होती है ज्ञान का आधार भी होती है हमारे लिए ये, क्योंकि सूचनाओं के बाद ही हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है। अगर हमें किसी धर्म का, किसी धर्म ग्रंथ का या किसी घटना का ज्ञान है तो उसके लिए जरूरी है उस घटना की सूचनाएं हमें मिली होंगी कहीं ना कहीं से। अगर सूचनाएं हमें नहीं मिली हैं तो हमें उस तथ्य का, उस चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आई बात। तो सूचना क्या होता है या आंकड़े क्या होता है, किसी तथ्य से जुड़ी हुई जानकारी होती है। जैसे कोई घटना घटित हो रही है, कब हुई, कैसे हुई, कितनी देर के लिए वो घटना चली, घटित होने के क्या कारण है, वो सब क्या है, तथ्य ही तो है जो हमें उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये सब क्या है, सूचना है। तो सूचना क्या होता है, किसी भी घटना से जुड़ी हुई जानकारी होती है जो हमें प्राप्त होती रहती है।
जैसे इस व्यक्ति को एक सूचना ये मिली, एक सूचना ये मिली, एक सूचना ये मिली, थोड़ी सी सूचना अलग से मिली, थोड़ी सी सूचना अलग से मिली। अब ये क्या करेगा, इन सब सूचनाओं को प्रोसेस करेगा अपने मस्तिष्क में और कोई एक ज्ञान का निर्माण कर लेगा, एक सबका निचोड़ करके एक कॉन्सेप्ट बना लेगा। हाँ, वो घटना ऐसे 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 घटित हुई है, वो क्या हुआ, उस घटना का इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया। तो ये सब चीजें आपको पेपर में लिखनी होती है। ये सूचना वगैरह हो गई, ये रट नहीं सकते आप। जनरली आपके एक तरह से जो ब्रेन में जो कॉन्सेप्ट है, जो भी जानकारी आपके पास है सूचना के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो आप लिख सकते हैं। रटना नहीं होता इसे। सूचना बोलता हूं मैं, जानकारी बोलता हूं, दोनों यही इसी टॉपिक से मैच कर रही है हमारे। चलिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी तथ्य या किसी जानकारी या किसी आंकड़े को हम सूचना कह देते हैं। कोई फैक्ट पता चला है हमें किसी घटना के बारे में, या कोई जानकारी या कोई आंकड़ा पता चला है हमें किसी घटना के बारे में, वो क्या है, सूचना ही तो है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अलग अलग तथ्य है, जानकारी या अलग अलग आंकड़े जो हमें मिलते हैं उन्हें हम सूचना कह देते हैं। यह किसी वस्तु, क्रिया या व्यक्ति से जुड़ी हुई जानकारी होती है। अतः सूचना किसी घटना या विषय के बारे में आवश्यक या एकत्रित की हुई जानकारी होती है जो संगठित, व्यवस्थित व समझने योग्य होती है। सूचनाएं वे आंकड़े या जानकारी होती है जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं और तत्काल या भविष्य की क्रियाओं एवं निर्णयों के लिए कीमती होती है। देखो, जो सूचनाएं होती है वे हमारे लिए जब इंपॉर्टेंट होती है, हमारे अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट की या किसी चीज की जानकारी मिली है, सूचनाएं मिली है, वो हमारे लिए कीमती होती है, उसका यूज करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में। तो सूचनाएं जो होती है तत्काल और भविष्य के लिए हमारे लिए कीमती होती है, हमारे जीवन में काम आती है काफी। सूचनाएं जानकारी का आधार होती हैं। किसी प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते ही हम उस प्रक्रिया को या उस तथ्य को या उस चीज को जान सकते हैं, इससे हमें उसका ज्ञान होता है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूचनाएं होती हैं वे ज्ञान का आधार होती है और हमारे ज्ञान मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण करती है। हर बार आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हर बार आपके ब्रेन में कोई नई चीज आएगी, तो जो भी आपके ब्रेन में पेपर में रह जाए वो लिख देना, रटना नहीं होता इसे हम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोइंग, जानना। ये आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि नॉलेज एंड नोइंग में क्या अंतर है, या नॉलेज एंड नोइंग को बताइए। नॉलेज क्या है, हमारे ज्ञान, हमारे मस्तिष्क में क्या ज्ञान है वो नॉलेज है। तो नोइंग क्या होता है, जानना। जब मैं कहता हूँ ना मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, या मैं लिखना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं भाषण देना जानता हूँ, स्टेज पर भाषण देना किसे कहते हैं, तो वो जानना होता क्या है। अगर कोई कहता है कि वो ये जानता है तो उस जानने का क्या अर्थ है, वो आपसे पेपर वाला पूछता है। अब देखो, जानने का क्या अर्थ है, कोई सिंपल एक लैंग्वेज में, एक भाषा में एक परिभाषा इसकी कोई नहीं है। जानना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी के कॉन्सेप्ट है, और जो फिलोसफी के कॉन्सेप्ट है उनका कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है, उनके अलग अलग मीनिंग है, उनके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें पढ़ते हैं। तो जानना क्या होता है, अब उसे देख लेते हैं। अब देखो, जानना क्या होता है, किसी चीज की भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, घटना की जानकारी का हमारे पास होना, उसकी कुछ जानकारी हमारे पास होना जानना कहलाता है। जब हम ये कहते हैं ना कि हम इस वस्तु, इस घटना, इस काम को जानते हैं, इसका मतलब है उसकी जानकारी हमारे पास है, वो कैसे हुई या कैसे की जाती है। जानने का जो अर्थ है वो जानकारी होने से लिया जाता है कि मेरे पास उस चीज की जानकारी है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, इसका मतलब उस व्यक्ति की जानकारी मेरे पास है, कितना मोटा है, तगड़ा है, लंबा है, या कैसे काम करता है, उसकी पास्ट कैसा रहा है, कुछ भी, कैसी भी जानकारी हो, मेरे पास उसकी जानकारी है। इसके अलावा जब हम ये कहते हैं इस सब्जेक्ट को मैं जानता हूँ, ये सब्जेक्ट फिजिक्स सब्जेक्ट को जानता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, मैं इसे जानता हूँ, नोइंग है इसकी मुझे, कि मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए मैं ना उन कॉन्सेप्ट से परिचित हूँ मैं। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, तो वो जो काम किया जा रहा है ना, या काम किया जाना है, उस काम को कैसे किया जाता है उसकी जानकारी मेरे पास है। आम भाषा में हम जानने को जानकारी रखने से कहते हैं। किसी भी चीज को हम जानते हैं, इसका मतलब है उस चीज की जानकारी हमारे पास है, ये होता है हमारा जानना। तो सामान्य भाषा में हम जानने का क्या अर्थ लेते हैं, जानकारी के होने से लेते हैं कि इसकी जानकारी हमारे पास है। लेकिन जो ये जानना है वो बहुत ही व्यापक प्रत्यय है, हर कॉन्सेप्ट, फिलोसफी का हर कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड है, हम उसे लिमिटेड शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं।
तो जानना बहुत ही व्यापक है, जिसका हम अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं। अब जानने का क्या मतलब है? हम उसका नाम जानते हैं, या उसके परिवार वालों तक को जानते हैं, या वो अपने मन अंतर मन में क्या सोच रहा है वो जानते हैं। तो जानने का मतलब क्या हुआ? ये अगर हम जानने को ही जानना चाहें ना, नोइंग को जानना चाहें, बहुत ही विशाल कॉन्सेप्ट हो जाता है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ मैं विनय को जानता हूँ, तो भाई जानने का मतलब क्या हुआ? विनय को कैसे जानते हो तुम? नाम तो ये भी जानता, तो ये भी, मैं विनय का नाम जानता हूँ, तो क्या मैं भी विनय को जानता हूँ? या मैं विनय के बचपन से साथ रहा हूँ तो मैं विनय को जानता हूँ, या उसके माता पिता विनय को जानते हैं? तो जानने का कॉन्सेप्ट बड़ा व्यापक है, इसके ऊपर तो बड़े बड़े दार्शनिक बैठकर बहस कर सकते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर बड़े बड़े दार्शनिक बैठकर हफ्तों हफ्तों तक बहस कर सकते हो, क्या आप सोचते हो कि उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम एक पेज पे या 10-15 मिनट में खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस उसकी सामान्य सी डिटेल्स दे सकते हैं हम। तो जानना तो बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है, बड़ा विशाल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हम कह देते हैं कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, कभी कभी हम कह देते हैं हम उस तथ्य को जानते हैं, उस घटना को जानते हैं, उस सब्जेक्ट को जानते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं हम उस काम करने को जानते हैं। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, या मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। यहाँ पर जानने का जो अर्थ होता है वो क्षमता से लिया जाता है, एबिलिटी से, कि मैं लिखना जानता हूँ, मतलब मेरे में लिखने की एबिलिटी है। नो, क्योंकि लिखने की तो कोई नॉलेज नहीं होती, वो तो स्किल है। तो जानने का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लिया जाता है, लेकिन आम भाषा में अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, एक पेज आपको भरना है या 1.5 पेज, तो आप ऐसे भर सकते हैं, यही लिख के कि जानकारी होना। किसी चीज़ को भी हम कहते हैं हम जानते हैं, इसका मतलब हमारे पास उसकी जानकारी है। नेक्स्ट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में किसी जानकारी का होना ही जानना कहलाता है। कोई जानकारी किसी वस्तु, क्रिया या व्यक्ति से संबंधित होती है, यदि वह हम भी रखते हैं तो हम कह सकते हैं हम उसे जानते हैं, चाहे कम या ज़्यादा। अब देखो, कोई जानकारी जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया से जुड़ी हुई है, अलग अलग क्रियाएं, घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई जानकारी जो किसी घटना से जुड़ी हुई है, अगर हम उस जानकारी को जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं हम उस वस्तु को जानते हैं, चाहे कम जानते हो चाहे ज़्यादा जानते हो, लेकिन हम कह सकते हैं। ये होता है हमारा जानना, किसी चीज़ की जानकारी रखना। नेक्स्ट है हमारा विश्वास। अब देखो, हम अलग अलग घटनाएं जानते हैं, अलग अलग ज्ञान है हमारे मस्तिष्क में, अलग अलग जानकारी हमारे मस्तिष्क में है, बहुत सा ज्ञान हमें है, तो उसमें विश्वास किसे कहेंगे? मैं कहता हूं ना, मेरा विश्वास है ये चीज़ ऐसे होगी, या मेरा इस पर अटल विश्वास है ये काम ही करेगा, या मेरा इस पर अटल विश्वास है ये ऐसा ही होता है। तो वो विश्वास का क्या अर्थ होता है? जब हमने ज्ञान पढ़ लिया, जानना पढ़ लिया, तो विश्वास क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। अब विश्वास को भी हम आसानी से नहीं बता सकते, इतना आसान कॉन्सेप्ट थोड़ी है विश्वास कि 2 लाइनों में मैंने इसे खत्म कर दिया। अलग अलग लोग, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विद्वान, सबकी अलग अलग सोच, सबका विश्वास अलग। कोई कहेगा भगवान पर ही यकीन रखना विश्वास है, कोई कहेगा हमारी भौतिक वस्तु है इनको जानना या इनको सही मानना ही हमारा असली विश्वास है, कोई ये कहता है इस आत्मा को सत्य मानना हमारा विश्वास है। सबके अलग कॉन्सेप्ट, सबका अलग विश्वास। मतलब हम किस चीज पर यकीन रखते हैं, किस पर भरोसा करते हैं। तो विश्वास मतलब सामान्य भाषा में हम भरोसा। देखो, हमारे पास अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग जानकारी होती है। अब वो जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेरे पास ज्ञान है कि भगवान सही है, भगवान सत्य है, जो इंसान पूरा करता है भगवान उसका अगले दिन ही पूरा करेंगे, जरूरी थोड़ी है करेंगे, उनकी मर्जी क्या पता न करें। तो वो जो ज्ञान है गलत भी हो सकता है। जो जानकारी मेरे पास है, वो जानकारी, किसी चीज़ के बारे में जो जानकारी मेरे पास है वो गलत भी हो सकती है। तो जो ज्ञान जानकारी मेरे पास है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर विश्वास का रोल आता है। अगर मैं ये गलत सही वाली शर्त को नकार देता हूं कि कोई जानकारी मेरे पास है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इस बात को मैं नकार देता हूं, उसे साइड कर देता हूं और सिर्फ ये कहता हूं कि ये चीज सही ही है, वो स्थिति कहलाती है विश्वास की स्थिति। जब हमारा किसी क्रिया में, किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में विश्वास होता है तो हम उसके सही या गलत होने की स्थिति को नकार देते हैं और उस पर हम भरोसा करते हैं कि वो वैसी ही है जैसी हम जानते हैं। जैसे मान लेते हैं विनय ने चोरी कर ली, लेकिन मैं ये मानता हूं कि विनय एक अच्छा लड़का है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। विनय की एक जानकारी मेरे पास है कि विनय एक अच्छा लड़का है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। तो मैं ये कहूंगा
कि मुझे विनय पर विश्वास है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। इस लाइन में मैंने विनय के सही या गलत होने की स्थिति को नकार दिया, उसे सही साबित कर दिया, सही ठहरा दिया। तो विश्वास होने की स्थिति में हम किसी चीज को उसी स्वरूप में स्वीकारते हैं, उसी स्वरूप में मानते हैं जैसा हम उसे जानते हैं, जैसा हमें उसका विश्वास होता है। उस विश्वास जैसा, जिस वस्तु पर हमें जैसा विश्वास है, उसकी विरोधी बात को हम नकार देते हैं। तो किसी चीज के सही गलत होने की स्थिति को नकार कर उसे उसी रूप में स्वीकारना जिस रूप में हम उसे जानते हैं, वो विश्वास की स्थिति होती है। मतलब भरोसा, हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो चीज वैसी ही है। जैसे मेरा भगवान पर विश्वास है, मैं मानता हूं भगवान के हाथ 10-12 हाथ हैं, तो मेरा भरोसा है, तो मैं भगवान को उसी रूप में स्वीकारूंगा। कोई कहेगा कि भगवान तो अमूर्त है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भगवान पर वैसा ही विश्वास है। तो विश्वास में हम अपनी विरोधी बात को स्वीकार नहीं करते, बस अपनी बात को ही मानते हैं और उस चीज के सही या गलत होने की स्थिति को नकार देते हैं। विश्वास का अर्थ यह होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का भरोसेमंद होना, वास्तविक होना, और उसी रूप में हमें उसे स्वीकार करना। विश्वास एक भावना है जो हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में स्वीकार करते हैं। यह किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण हो सकता है या किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जहां पर हम किसी बात को सही मानते हैं भले ही वह सिद्ध न हुई हो। आई बात समझ में? भले ही वह सिद्ध न हुई हो, गलत भी हो सकती हो, वो सही भी हो सकती हो, लेकिन ये एक मेरी विश्वास मानसिक स्थिति है जहां पर मैं किसी एक बात को सही मानता हूं, उस पर भरोसा करता हूं। विश्वास में स्वीकृति, आत्मविश्वास, आस्था या किसी के गुणों पर आधारित भरोसे की भावना शामिल होती है, जिसमें हम किसी वस्तु या तथ्य के सही व गलत होने की स्थिति को नकार कर उसमें पूरी आस्था रखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु क्रिया के सही या गलत होने की स्थिति को हम नकार देते हैं विश्वास में, और उसमें पूरी आस्था रखते हैं कि जैसा हम मानते हैं वो वैसे ही है। हो सकता है हम मानते हैं कि अभिनव तो हमेशा चोरी करता है, आज भी वो चोरी करेगा ही। यहां पर मैं अभिनव को गलत मान रहा हूं, तो जैसा मैं मानता हूं ना वैसा ही उसे सही मानता, मतलब जैसा मैं मानता हूं ना तो वैसा ही सोचता हूं कि वो वैसी ही है। उससे विरोधी जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के लिए बच्चे का, हमारी जो परियों की कहानियां होती है उसमें विश्वास होता है, हमारा आत्मा में विश्वास है, या किसी वस्तु में मेरा विश्वास होता है, किसी प्रोडक्ट में कि ये बड़ा लंबा टिकेगा। हैवेल्स का फैन है, बड़ा लंबा टिकेगा, हैवेल्स के फैन पर मेरा विश्वास है, चाहे ना टिके, चाहे अगले दिन फूक जाए वो, लेकिन मेरा विश्वास है, भरोसा है, मेरा विश्वास है कि ये लंबा टिकेगा, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। इसका मतलब है उसके सही या गलत होने की स्थिति को तो मैं नकार रहा हूं, बस जो चीज मैं मानता हूं उसी आगे बढ़ा रहा हूं, उसी पर भरोसा कर रहा हूं। अतः विश्वास किसी पर भरोसे की स्थिति को दर्शाता है जिसमें हम किसी के प्रति एक निश्चित भावना रखते हैं कि ये वैसी ही होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा ट्रुथ, सत्य। अब देखो विश्वास पढ़ लिया हमने, जानना पढ़ लिया, ज्ञान पढ़ लिया, अब सत्य भी रह गया। जब विश्वास पढ़ लिया तो विश्वास तो सत्य जैसा ही तो होता है। अब सत्य क्या होता है? देखो बड़ा ही कठिन टर्म है एक सत्य। सत्य का क्या अर्थ होता है? बहुत ही कठिन है दूसरों को समझाना। सत्य होता क्या है, किस चीज को हम सत्य कहेंगे? सत्य का अर्थ अनेक अर्थों में लेते हैं हम। जैसे हम सत्य कह देते हैं सही चीज के लिए, कोई जानकारी सही है तब हम उसे कह देंगे सत्य है, ठीक है। साथ ही सत्य का अर्थ हम वास्तविक के लिए भी लेते हैं। मैं कह देता हूं भगवान सत्य है, इसका मतलब भगवान रियल है। इसके अलावा हम ये कह देते हैं कि आत्मा सत्य है, मतलब आत्मा अस्तित्व में है, आत्मा का एक रियल अस्तित्व है, आत्मा को काल्पनिक नहीं मान सकते। तो सत्य का अर्थ भी अलग अलग संदर्भों में हम लेते हैं, जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट है हमारे फिलोसफी के, उसी तरह से। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, आम शब्दों में अगर हम सत्य का अर्थ निकालना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, किसी चीज के सही या वास्तविक होने के लिए हम सत्य का प्रयोग करते हैं। कोई घटना सही है या वास्तविक है, कि वास्तविक रूप से ये वैसे ही हुई है, तो हम उसके लिए सत्य का प्रयोग करते हैं। अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मेरे मस्तिष्क में आती रहती है, मुझे मिलती रहती है, फैक्चुअल बातें, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, अलग अलग घटनाओं के बारे में मुझे पता चलती रहती है। जो जानकारी मुझे मिली है और बिल्कुल सही है, अगर मुझे कोई जानकारी मिली है और वो घटना बिल्कुल वैसी ही हुई है, तब मैं कह सकता हूँ वो जानकारी सत्य है, या उस घटना की जो जानकारी है मेरे पास सत्य है।
तो सत्य का प्रयोग हम सही के लिए करते हैं, रियल, वास्तविक, बिल्कुल सही। तो जो घटना बिल्कुल जैसे हुई है अगर वैसे ही मैं जानता हूं तो मैं उसे कह सकता हूं वो सत्य है। यही बात समझ में। सत्य का उल्टा होता है झूठ। कोई जानकारी गलत है मेरे पास उसे मैं झूठ कहूंगा। तो कोई जानकारी अगर बिल्कुल सही है मेरे पास, बिल्कुल वैसा ही है जैसी वो होनी चाहिए, तो मैं उसे कहूंगा सत्य जानकारी मेरे पास है, या उसके बारे में सत्य बातें मुझे पता है। तो सत्य का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सही के लिए या वास्तविक के लिए करते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम सत्य का प्रयोग किसी वस्तु अथवा क्रिया के सही या वास्तविक होने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई घटना बिल्कुल उसी प्रकार घटित हुई है जैसा उसे मैं जानता हूं, इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मेरे पास उस घटना की सत्य जानकारी है। इसके साथ ही कुछ लोग जो सत्य का प्रयोग है वो वास्तविक के लिए भी करते हैं, रियल के लिए, कि रियल है, वो काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, कोई चीज रियल है। जैसे ईश्वर सत्य है, मतलब ईश्वर रियल है, इमेजिनरी नहीं है। इस प्रकार सत्य निर्धारित करता है कि हमारा ज्ञान वास्तविकता से मेल खाता है और बिल्कुल सही है। सत्य किसी भी चीज की वह अवस्था है जो वास्तविक, तथ्य आधारित और सच्चाई से मेल खाती है, बिना किसी असत्य के। मतलब जो हमारी बात है या जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं वो सच्चाई से मेल खाती है, उसमें कोई भी असत्य या झूठ नहीं है। सत्य में वास्तविकता, निष्ठा और प्रामाणिकता शामिल होते हैं। अब देखो, विश्वास में प्रामाणिकता नहीं होती लेकिन सत्य में प्रामाणिकता होती है। अगर मैं कहता हूँ मेरा उस चीज पर विश्वास है तो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो चीज सत्य है, इसका मतलब मेरे पास उसके फैक्चुअल बातें हैं, प्रूफ है, प्रमाण है। तो सत्य में प्रामाणिकता शामिल होती है, वास्तविकता शामिल होती है और निष्ठा भी होती है। निष्ठा हमारी विश्वास में भी हो सकती है लेकिन वास्तविकता और प्रामाणिकता हो सकता है न हो उसमें। यह केवल अनुभवों पर आधारित नहीं होता लेकिन तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। तो सत्य हमारा केवल अनुभवों पर नहीं, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अतः आम बोलचाल की भाषा में हम सत्य का प्रयोग यथार्थ के लिए करते हैं। यथार्थ का मतलब जो चीज सही है, रियल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तर्क। अब देखो, तर्क का प्रयोग हम जगह जगह पर करते हैं। कोर्ट में बहुत होता है, तर्क दो। जब आप बहस करते हैं ना किसी के साथ, जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वहां पर रीजनिंग का, तर्क का यूज करते हैं। एक रीजनिंग तो वो होती है, तर्क वितर्क चिंतन मनन करके आप कुछ समअप निकाल रहे हैं, वो रीजनिंग होती है। सिमिलर ही होता है दोनों। एक तर्क होता है आपका जिसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी रखते हैं अपने मस्तिष्क में, तो उन कॉन्सेप्ट का यूज करके जब आप एक अंतिम निचोड़ निकालते हैं ना, तो मैं जो कॉन्सेप्ट के वो जो निचोड़ निकालने के लिए आप तर्कों का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ पाएंगे, अब आसान तरीके समझाता हूं मैं किसी तरह से। तर्क होता क्या है, किसी परिणाम पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सीढ़ियां होती हैं हमारी तर्क। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी परिणाम पर पहुंचते हैं, तो तर्कों का प्रयोग करके ही पहुंचते हैं। जैसे जो हमारा जज होता है, दोनों वकील अपने अपने तर्क देते हैं, तो जज उनके तर्कों का प्रयोग करके परिणाम पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये जो अपराधी है या नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि XYZ पर्सन ने गोली चलाई है, XYZ पर्सन ने चोरी की है, तो उसका वकील तर्क देगा, सर उस टाइम पर ये वहां था, ये काम कर रहा था। तो इसका मतलब वो तर्क दे रहा है, तो उन तर्कों के आधार पर हम प्रूफ कर सकते हैं वो व्यक्ति वहां था तो उसने चोरी नहीं की। तो किसी परिणाम पर पहुंचने के सीढ़ियां होती है तर्क। तर्कों के द्वारा ही हम किसी परिणाम की जांच करते हैं कि वो सही है या गलत है, और परिणाम पर, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भगवान है, भगवान सही है, तो दूसरे व्यक्ति तुरंत कहेंगे तर्क दो। तर्क दो का मतलब क्या हुआ, तर्क देकर बताओ मुझे भगवान सही है। तो मैं किस तरह से तुमने बताया कि भगवान सही है, मैं तर्क कहाँ है। तर्क मतलब आधार, किसी कॉन्सेप्ट पर पहुंचने की, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सीढ़ियां होती हैं, आधार। इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इस साल अपनी क्लास में टॉप करूंगा, तो मेरे साथ वाले कहेंगे कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, तो मुझे तर्क देने पड़ेंगे कि देखो मैं इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी निकाल लिए मैंने ट्यूशन भी लगाया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स भी लगाया हुआ है। तो मैं इन तर्कों के आधार पर कह सकता हूं कि मैं इस साल टॉप करूंगा। तो जो परिणाम मैंने निकाला है, तो उस परिणाम को प्रूफ करने का आधार होते हैं तर्क। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सीढ़ियां आधार होते हैं तर्क। तर्कों के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
चाहे कोई भी निष्कर्ष हो, आपके पापा अच्छे हैं लेकिन आपकी मम्मी खराब है, कोई व्यक्ति कहता है मेरे पापा तो अच्छे हैं मम्मी खराब है, तो किसी न किसी तर्क के आधार पर गया होगा वो, उसकी मम्मी ने कैसी हरकतें की पहले, क्या कहा किसी जो वो अपनी मम्मी को खराब बता रहा है, तो वो सब जो घटनाएं घटित हुई हैं वे तर्क हैं। तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के सीढ़ियां आधार कह सकते हैं आप, तर्क, रीजनिंग। ठीक है। तर्क किसी दावे के समर्थन में प्रमाणों को प्रस्तुत करने या किसी निष्कर्ष को निकालने की प्रक्रिया है। मतलब हम प्रमाण जो प्रस्तुत करते हैं कि यह बात तुम इस बात को कैसे कह रहे हो, प्रमाण बताओ मैं। प्रमाण जो होते हैं वो तर्क ही होते हैं। तो प्रमाणों को प्रस्तुत करने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है हमारी तर्क। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों या कथनों का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, तर्क किसी बात को सिद्ध करने के लिए दिए गए कारण या प्रमाण होते हैं। अब कोई बात मैंने कह दी है कि ये बात ऐसे है, अब मैं कहेंगे कि सिद्ध करो, तो सिद्ध करने के लिए मैं जो बातें बताऊंगा, जो उन्हें प्रमाण दूंगा, वे सारे तर्क हैं मेरे। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम तर्क देते हैं। विभिन्न तर्कों का प्रयोग करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, विभिन्न तर्कों का प्रयोग करके ही हम किसी बात को सही साबित करते हैं। जैसे भगवान है या नहीं, उसे सिद्ध करने के लिए इस बात को भगवान है या नहीं, अब हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तर्कों का प्रयोग करेंगे। तो अपने मस्तिष्क में हम अलग अलग तर्कों का प्रयोग करके किसी एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तर्कों के आधार पर ही यह किसी तथ्य या क्रिया के हम तर्कों के आधार पर ही हम किसी तथ्य या क्रिया के सही होने की जांच कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हम तर्क दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसी निष्कर्ष के कारणों को बता रहे हैं कि हम उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। उदाहरण ले लो, न्यायालय में कोई वकील ये तर्क दे सकता है कि उसका मुवक्किल निर्दोष है क्योंकि घटना के समय पर वो कहीं और था और उसके पास उसके सबूत भी है। तो तर्कों के द्वारा वो अपने मुवक्किल की जान बचा सकता है। तो तर्क क्या हुए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के एक तरह से कारक हुए, कारण हुए, एक तरह से आधार हुए या सीढ़ियां हुए। हमारा सबसे फाइनल कॉन्सेप्ट है आज का विश्लेषण। देखो ये सारी चीजें हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तर्क, सत्य, नोइंग, जानना, झूठ, ये सब चीजें ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इन फैक्चुअल बातों में सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है, एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस भी हमारा ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या होता है, किसी चीज को उसके टुकड़ों में तोड़कर समझना। मान लेते हैं मैं फूल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, तो फूल को उसके भागों में तोड़ूंगा और अलग अलग भाग के जब मैं अलग अलग स्टडी करूंगा, उस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण जो शब्द होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना, खंड करना। अगर मैं पंखे को देख रहा हूं, ये ससुरा घूम कैसे रहा है, ऐसा क्या है ये घूम रहा है, तो उस पंखे को समझने के लिए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं उस पंखे को उसके सभी टुकड़ों में अलग अलग तोड़ूंगा। फिर देखूंगा कंडेंसर है, मोटर है, ये इसे घुमाता है, बिजली आती है, इस पे पंखा लटकता है, पंखड़ियाँ हवा बनाती हैं, ये हुक है, ये बैरिंग है, बैरिंग के कारण ये घूमता है। तो मुझे ज्ञान हो जाएगा पंखा कैसे घूमता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी हुई, विश्लेषण हुई, विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है, किसी भी तथ्य, घटना, चीज, किसी को भी उसके टुकड़ों में तोड़ना और उन टुकड़ों का अलग अलग स्टडी करना और उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करना, ये होता है विश्लेषण। अगर मेरे सामने बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, संज्ञा क्या होता है, तो मैं संज्ञा को उसके अलग अलग टुकड़ों में तोड़ूंगा, उनकी जानकारी अलग अलग दूंगा बच्चों को पता चल जाएगा संज्ञा होता क्या। आपके पास एक इक्वेशन आती है ऐसे, 3x² + 2y² इज इक्वल टू 7z²। आप क्या करते हैं, 3x² का अलग से वो कैलकुलेशन करते हैं, 2y² के अलग से कैलकुलेशन करते हैं और 7z² के अलग से कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, आप इसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, यही तो आपका विश्लेषण है। किसी भी समस्या को, किसी भी तथ्य को, किसी भी वस्तु को उसके टुकड़ों में तोड़ना विश्लेषण कहलाता है। तो विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खंड करना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अतः विश्लेषण में हम किसी समस्या को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके बाद उन टुकड़ों का अलग अलग अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
अर्थात हम उस समस्या का समाधान करते हैं या फिर उस समस्या के बारे में, उस तथ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। बात वही है, कहने का तरीका अलग है। अतः किसी तथ्य को उसके भागों में तोड़कर उन भागों का अलग अलग अध्ययन करना ही विश्लेषण कहलाता है। जैसे छात्रों को हम फूल पढ़ाना चाहते हैं, तो फूल को उसके अलग अलग भागों में तोड़ रहे हैं कि ये पराग है, ये कली है, ये इसकी इस पत्तियां हैं, ये इसकी जो टहनी है जिससे ये फूल तोड़ा है हमने। तो फूल को अलग अलग भागों में तोड़कर बच्चों को बता रहे हैं, वो क्या विश्लेषण कर रहे हैं हम फूल का, या बच्चे खुद फूल को अलग अलग भागों में तोड़ रहे हैं तो वे विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण में किसी जटिल तथ्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और उसकी जांच करते हैं। इसमें किसी विषय वस्तु या प्रक्रिया के आंतरिक तत्वों की संरचना को समझना, उसके कार्य को समझने, अलग अलग तरह से चीजों को समझकर उस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शामिल होता है। अब कोई बच्चा मेरे सामने रो रहा है, अब मैं उसके रोने का विश्लेषण करूंगा। ये रो क्यों रहा है? घर से आया, हो सकता है इसके घर माता पिता का झगड़ा हुआ हो, रास्ते में आया इसके कांटा चुभ गया हो, गाड़ी से आता, गाड़ी नहीं मिली और रिक्शा करके आया और रिक्शा वाले ने डांट दिया हो, पैसे न हो। मैं ये क्या कर रहा हूँ? विश्लेषण कर रहा हूँ, उसकी समस्या को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, फिर उनका अलग अलग अध्ययन कर रहा हूँ। उससे मुझे पता चलेगा ये बच्चा रो क्यों रहा है। ये होता है विश्लेषण, किसी भी तथ्य को, किसी भी वस्तु को उसके अलग अलग भागों में तोड़ना। आई होप इन सब चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो 6 कॉन्सेप्ट थे हमारे, 6 के 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेहतर ढंग से आसान तरीके से समझा दिए हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों तरह से आपके पेपर में आते हैं। लॉन्ग क्या होता है? पूरा एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, वो तो आप जानते ही हैं। शॉर्ट जो पहला क्वेश्चन आपके आता है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, वे शॉर्ट में होते हैं। तो बाकी इनके बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर ढंग से नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, नोट्स को पढ़ना चाहते हैं आप, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और आपको पेड नोट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को, आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।